हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एमसीक्यूज पे होने वाला है। लास्ट क्लास में जैसा हमने बताया था कि हम लोग अप्रॉक्स 500 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, जिसमें 240 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिए थे एंड रिमेनिंग 260 एमसीक्यूज की क्लास आज हम लोग अपलोड करेंगे। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे वैसे तो पहले भी अप्रॉक्स 7 to 8 क्लासेस अपलोड किए हुए हैं और ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है। आप चाहे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की या किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें, तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। और ये सारे एमसीक्यूज ना बिल्कुल बेसिक लेवल से रिलेटेड हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की हुई है। साथ ही साथ हम एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि आपको अगर हमारे एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज या स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमारे ऐप से डायरेक्टली परचेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। हमारे ऐप पे वैसे आपको बहुत सारे फ्री टेस्ट, फ्री मटेरियल भी मिल जाएंगे एंड जो फ्री मटेरियल है वो बेसिकली कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज ही है, जो कि आपको हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रैक्टिस के लिए बहुत हेल्प करेंगे। तो अगर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम के अलावा आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो भी आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करना। वहां से आपको कुछ सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत सारे कॉमर्स बेस्ड एमसीक्यूज की फ्री प्रैक्टिस भी आप लोग कर पाओगे। ठीक है, अब अगर आपने हमारा इसका पहले वाला क्लास कवर नहीं किया जहां हमने 240 एमसीक्यूज डिस्कस किए, तो लिंक हमने अगेन डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट भी ड्राफ्ट कर दी है, जहां हमने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस किए हैं और सारे एमसीक्यूज के सेशन भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक अगेन हमने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से वो प्लेलिस्ट आप लोग जरूर से कवर कर लेना। अब चलो अपना आज का डिस्कशन सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 241 से स्टार्ट करेंगे। देखो, हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 241 आज का, लिखा है गुड्स इन स्टॉक वर्थ रुपीज 800 आर डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड द इंश्योरेंस कंपनी इज एक्सेप्टेड द क्लेम फॉर रुपीज 600। एडजस्टमेंट वुड इन्वॉल्व। यहाँ एक छोटा सा एडजस्टमेंट हम पहले आप लोगों को समझा दें। जब भी लॉस बाय फायर होता है, तो लॉस बाय फायर बेसिकली किसका हो रहा है? आपके गुड्स का हो रहा है। तो गुड्स का लॉस हो रहा है, इसका मतलब आपकी परचेजेस घट जाएगी। ठीक है, तो इसमें ना तीन चीजें होती हैं, तीन तरह का ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहला ट्रीटमेंट तो ये होता है कि अगर मान लो आपने इंश्योरेंस कराया ही नहीं होता, तो उस केस में क्या करते हैं ना कि इस लॉस बाय फायर को हम पूरा कहां ट्रांसफर कर देते? लॉस बाय फायर टू पीएल। अच्छा, इसके पहले एक और पॉइंट समझ लो कि जब लॉस बाय फायर होता है, तो उस केस में जो सबसे पहली एंट्री होती है, देखो जब लॉस बाय फायर होता है ना, तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। हमने क्या किया? सिंपली अपने परचेजेस को कम कर दिया, है ना। जब लॉस हो रहा है तो सबसे पहले हमने क्या किया? अपने परचेजेस को कम कर दिया। अब इस लॉस बाय फायर को कहां ट्रांसफर करेंगे? ये देखो, इसमें तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला, अगर आपने ये लॉस बाय फायर इंश्योर्ड ना किया होता, इंश्योरेंस नहीं लिया होता, तो उस केस में इस लॉस बाय फायर को हम डायरेक्टली कहां डाल देते? पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है, अगर मान लो आपने इंश्योरेंस कंपनी से इसका इंश्योरेंस लिया है, तब तो कोई लॉस ही नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी आपको पूरा पैसा लौटा देगी। एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि आपका जो लॉस हुआ वो 8,000 का हुआ लेट से, बट आपने उसमें इंश्योरेंस सिर्फ 6,000 का कराया था, तो उस केस में एंट्री क्या होगी? वो देखो, हम यहां पे एंट्री कर दे रहे हैं। उस केस में एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर कितना था बेटा? 8,000 का था, जिसमें से 6,000 तो हमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, बट 2,000 नहीं देगी, तो वो हमारा क्या हो गया? लॉस हो गया। क्लियर? तो ये तीन एंट्री आप लोग याद रखना कि सबसे पहले तो जब भी लॉस होता है स्टॉक का, तो हम लोग परचेजेस कम कर देते हैं। दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट में उसका एडजस्टमेंट हो रहा है, पूरी बैलेंस है, जो 8,000 का बैलेंस है उसको पूरा हम कहां दिखाएंगे? परचेजेस से लेस कर देंगे। दैट इज ट्रेडिंग में उसका ट्रीटमेंट होता है। एंड आफ्टर दैट तीन कंडीशन होती है। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो पीएल में डाल देंगे, अगर पूरा इंश्योरेंस लिया है तो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा, और अगर पार्टली इंश्योर्ड है तो उस केस में ये एंट्री होगी। ठीक है, इसकी प्लीज कहीं नोटिंग कर लेना। अब ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास चार ऑप्शन क्या दिया है। पहला दिया हुआ है डेबिट ऑफ रुपीज 800 टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कहां कर रहे हैं? लॉस बाय फायर क्रेडिट कर रहे हैं।
डिडक्ट द 800 फ्रॉम क्लोजिंग स्टॉक, ये भी गलत ट्रीटमेंट है। क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹600, क्वेश्चन में देखो लिखा है कि 800 डिस्ट्रॉयड हुआ है और 600 क्लेम हुआ है बाय इंश्योरेंस कंपनी, तो इसमें सिंपली एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, है ना। और लॉस बाय फायर कितने से दिखेगा, 800 से, इंश्योरेंस कंपनी 600 से, और 200 हो जाएगा पीएल। लास्ट ऑप्शन देखो लिखा है डेबिट ऑफ ₹600 एंड 200 टू इंश्योरेंस कंपनी एंड पीएल अकाउंट रिस्पेक्टिवली एंड क्रेडिट ऑफ ₹800 टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख सकते हैं, लॉस बाय फायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो लॉस बाय फायर है उसका पहला एडजस्टमेंट हम कहां करें, परचेजेस से लेस करें। तो नो डाउट हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, डी। नेक्स्ट, prepaid expenses are valued on the balance sheet at replacement cost, current cost, cost to acquire less accumulated amortization, cost less expired portion। यही करते हैं ना, जो प्रीपेड एक्सपेंस है मतलब ऐसा खर्चा जो हमने एडवांस में पे किया है, तो उसको हम हमेशा कैसे ट्रीट करते हैं, कॉस्ट लेस एक्सपायर्ड पोर्शन। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स इज आर फॉल्स। ऑप्शन देखो, नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस, ये तो करेक्ट है, क्योंकि जब हम अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से खर्चों को लेस करते हैं तो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। सेकंड ऑप्शन दिया है कि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में हम खर्चे ऐड करेंगे, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स, नो, ये किसके बराबर होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि जितना मार्केट में हमने गुड्स बेचा उसका कितना कॉस्ट आया था। तो नो डाउट हमारा जो पहला स्टेटमेंट है सिर्फ ये ट्रू है और बी और सी इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी अबव आर फॉल्स, दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, ग्रॉस प्रॉफिट किसके बराबर होता है, हमने लास्ट क्लास में बताया भी था, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये देखो हमारे पास ऑप्शन ए में दिया हुआ है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, which of the following shall not be deducted from net profit while calculating managerial remuneration? Loss on sale of undertaking, debts considered bad and written off, liability arising from a breach of contract, directors remuneration। अब देखो जब हमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना होता है तो उसमें जो नॉर्मल चीजें हम पीएल में डालते हैं वो सब डिडक्ट करते हैं, है ना। दो चीजें होती है, एक तो पीएल में अबव द लाइन होता है, एक बिलो द लाइन होता है। तो बिलो द लाइन में हम वो चीजें दिखाते हैं जो कि हमारे डायरेक्टर्स से रिलेटेड होती है, शेयर होल्डर से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन है इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें क्या है, आपके बिजनेस से रिलेटेड है, एंड बाकी चीजें शेयर होल्डर से या डायरेक्टर से रिलेटेड नहीं है। तो बाकी तीन ट्रीटमेंट तो करेक्ट है, बट लास्ट वाला जो है वो आप मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के टाइम डिडक्ट नहीं करते। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस सेल्स। आप यहां पे देखो ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स ऐड किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड किया है, परचेजेस क्लोजिंग स्टॉक ऐड किया है, ओपनिंग स्टॉक लेस किया है। यहां देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी लिख लो, ये हमारा आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आता है ना। जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। और ज्यादा अप्रोक्स तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा सेल्स। सेल्स देखो अब माइनस करना है ना सीओजीएस, इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्योंकि ये जो हमने लिया है ओपनिंग स्टॉक माइनस परचेजेस माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस क्लोजिंग स्टॉक, ये बेसिकली क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना। तो यहां देखो फर्स्ट इक्वेशन में ग्रॉस प्रॉफिट में सेल्स को ऐड किया, ये इधर जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ जाएगा, तो क्या सेल्स ऐड होगा, नहीं, सेल्स कभी ऐड नहीं होगा, माइनस होगा। सेम बी में भी यही चीज लिखा है। सी में देखो ग्रॉस प्रॉफिट में ओपनिंग स्टॉक को ऐड किया है, डायरेक्ट एक्सपेंस को ऐड किया है, परचेजेस को ऐड किया है और क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया है। हाँ, अगर हम इस इक्वेशन से देखें सेल्स को छोड़ के बाकी सारी चीजें आप ग्रॉस प्रॉफिट की तरफ ले जा रहे हो, दैट इज राइट हैंड साइड ले जा रहे हो, तो ये हो जाएगा सेल्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और यही इक्वेशन सी में दिया है। तो नो डाउट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट,
Which of the following is not true with regard to preparation of PL? PL account is prepared for a certain period and hence it is an interim statement. सबसे पहली बात तो PL account की अगर हम बात करें तो ये इनकम स्टेटमेंट होता है, ना कि इंटरिम स्टेटमेंट, और ये फॉर द ईयर एंडिंग बनता है, ना कि फॉर अ सर्टेन पीरियड. PL account does not disclose the effect of non financial item. ये तो सही है, क्योंकि अगर हम PL अकाउंट की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ फाइनेंशियल आइटम को ही इंक्लूड किया जाता है. नेट प्रॉफिट्स आर एज सर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ करंट कॉस्ट. नेट प्रॉफिट्स आर डिस्क्लोज्ड बाय PL अकाउंट इज नॉट एब्सोल्यूट. हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो नो डाउट पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इंटरिम स्टेटमेंट नहीं इनकम स्टेटमेंट होता है और ये फॉर द ईयर एंडिंग, दैट इज एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनता है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोज the financial result, financial position, financial result of the concern on a particular date, cost of goods sold during the period. देखो पर्टिकुलर डेट की जब बात करते हैं तो हम बात करते हैं बैलेंस शीट की, और फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड अगर बात करेंगे तो बात होगी किसकी? PL अकाउंट की. और PL अकाउंट फाइनेंशियल पोजीशन नहीं शो करता. फाइनेंशियल पोजीशन कौन शो करता है? बैलेंस शीट. ठीक है, PL अकाउंट क्या शो करेगा बेटा? फाइनेंशियल रिजल्ट. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, which of the following statement is true? Provision for doubtful debt represents the amount that cannot be collected. ना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जब प्रोविजन बनाते हैं ना, तो ये हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक ऑन एन एवरेज वैल्यू बनाते हैं, जो कि डूब भी सकती है, नहीं भी डूब सकती है. ठीक है, तो कह रहे कलेक्ट होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होता. कैश बैलेंस ऑन हैंड शोज वेदर द बिजनेस हैज अर्न्ड प्रॉफिट और लॉस. फ्री सैंपल्स रिसीव्ड आर बिजनेस गेन्स. The WDV of an asset depreciated on the reducing balance method can never become zero. हाँ, अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड की बात करें तो लास्ट क्लास में हमने बताया भी था. जैसे एक एग्जांपल ले लो कि लेट से हमारे बुक वैल्यू जो है एसेट की वो है 2 लाख और 10% का डेप्रिसिएशन रेट है, तो लेट से यहाँ पे 20,000 आया 10%. अब रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा? रिटन डाउन वैल्यू बैलेंस इज 1,80,000. जब नेक्स्ट ईयर डेप्रिशिएट करेंगे तो डेप्रिसिएशन लगेगा 18,000. तो हमारा जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो पर ईयर डिक्रीज करेगा, बट ये कभी भी जीरो नहीं जाएगा. और हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा था, तो एक ही स्टेटमेंट ट्रू है, डी. ठीक, अब पूछ रहा है कि कैश प्रॉफिट किसके बराबर होता है. तो जब हम कैश प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो जितना नॉन कैश आइटम है सबको ऐड बैक कर देंगे. नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन. नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए तो हमने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन लेस किया होगा ना. अगर कैश प्रॉफिट निकाल रहे तो उसको ऐड बैक करेंगे. ग्रॉस प्रॉफिट माइनस नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन. नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन. यस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि कैश प्रॉफिट निकालने के लिए हम अपने नेट प्रॉफिट में जितने भी नॉन कैश आइटम्स होते हैं उनको ऐड बैक कर देते हैं. तो डेप्रिसिएशन और प्रोविजन नॉन कैश आइटम है. प्रोविजन नॉन कैश आइटम इसलिए है क्योंकि वहां पे हमने सिर्फ और सिर्फ अपने एक आइडिया के बेसिस पे कैलकुलेशन किया है कि कितना हमारा बैड डेट हो सकता है, कितना टैक्स लग सकता है, वो भी एप्लीकेबल नहीं हुआ है. ठीक है, इसलिए हम डेप्रिसिएशन और प्रोविजन को ऐड बैक कर देते हैं तो हमारा कैश प्रॉफिट आ जाता है. नेक्स्ट, which of the following statement is false? Provision for discount on debtor can be estimated only after computing the provision for doubtful debt. यही कॉन्सेप्ट होता है कि पहले आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकालते हो, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स निकालते हो. बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है डेटर से रिलेटेड, बैड डेट्स का कैलकुलेशन, प्रोविजन का कैलकुलेशन, कब क्या लेस करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रोविजन, इसमें आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. बहुत जल्दी आप लोग देखोगे ना, इस टॉपिक पे हम एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर देंगे एक एग्जाम्पल के साथ, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. All pre-received incomes under the cash system of accounting are current gains. Yes. Cash balance on hand shows whether the business has earned profit or loss. No. अगर कैश बैलेंस है तो वो तो कैश इन हैंड शो कर रहा है, वो कभी भी प्रॉफिट और लॉस को शो नहीं करेगा. तो करेक्ट आंसर होगा सी, कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. और बाकी स्टेटमेंट्स, लास्ट स्टेटमेंट भी देख लेते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर शुड बी शोन इन द बुक्स बाय डेबिटिंग असेट अकाउंट एंड क्रेडिटिंग सप्लायर और कैश अकाउंट. हाँ, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है मतलब एक ऐसा खर्चा जो आपने किया और उसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा. जैसे लेट से असेट परचेज, आपने अगर आज असेट परचेज किया है तो उसका बेनिफिट आपको एटलीस्ट 4 to 5 years मिलता है. इसी को हम लोग कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो डी स्टेटमेंट भी करेक्ट है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कि ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अपीयर इन द PL अकाउंट ऑफ अ बिजनेस? ड्रॉइंग, बैड डेट, अक्रूड एक्सपेंसेस, रिजर्व. ये तीन तो दिखाते हैं बट ड्रॉइंग को नहीं दिखाते. ड्रॉइंग बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल में से डिडक्ट करते हैं. नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? पीएल अकाउंट है, बैलेंस शीट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, बट ट्रायल बैलेंस ये कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, इफ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस अपीयर्स इन द ट्रायल बैलेंस, देखो कोई चीज अगर विद इन ट्रायल बैलेंस शो हो रही है तो नो डाउट उसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है। ये कॉन्सेप्ट तो होपफुली सबको पता होगा कि हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो ट्रायल बैलेंस के बाहर भी बहुत सारे एडजस्टमेंट्स को शो करते हैं। अगर एडजस्टमेंट में चीजें हैं तो उनका दो ट्रीटमेंट होता है, फर्स्ट तो हम लोग ट्रेडिंग पीएल में करते हैं और सेकंड बैलेंस शीट में करते हैं। बट अगर मान लो विद इन ट्रायल बैलेंस कोई चीज दी है तो उसका सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगा, आइदर इन ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। क्लियर? तो यहां देखो ऑप्शन दिया हुआ है क्रेडिटेड टू पीएल अकाउंट, डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, शोन ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अगर विद इन ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो इसका मतलब इसका एडजस्टमेंट पीएल में हो गया होगा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ इसका एडजस्टमेंट कहां करना है? बैलेंस शीट में। तो नो डाउट हम इसको कहां दिखाएंगे? ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अनएक्सपायर्ड है ना, तो इसका मतलब अनएक्सपायर्ड मतलब सिंपली क्या हो गया? प्रीपेड, है ना, जो आपने एडवांस में पे किया, तो वो कहां शो करेंगे? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। नेक्स्ट, which of the following are is not a fixed asset? स्टॉक, व्हीकल, फिक्स डिपॉजिट इन बैंक। अगर हम स्टॉक और फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो ये करंट एसेट है, ना कि फिक्स्ड एसेट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए एंड सी अबव। नेक्स्ट, which of the following is our current asset? सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, ये तीनों ही करंट एसेट है। नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अपीयर्स इन द बैलेंस शीट। टीडीएस जो है, अगर बैलेंस शीट में बात करें तो वो हम कहां दिखाएंगे? ऑन द असेट साइड अंडर करंट एसेट, ऑन द असेट साइड अंडर लोन्स एंड एडवांसेस, ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर करंट लायबिलिटीज, ऑन द लायबिलिटी साइड अंडर प्रोविजन। टीडीएस की बात करें तो ये दोनों जगह दिखाया जाता है, असेट साइड में भी दिखाते हैं करंट एसेट में, और लायबिलिटी साइड में भी दिखाते हैं करंट लायबिलिटी में। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो जनरली हम प्रेफर करते हैं करंट लायबिलिटी का पार्ट की तरफ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, which of the following statement is false? Balance sheet discloses financial position, yes. A person who owes to the business is called debtor, yes. Decrease in the value of the asset could decrease the value of a liability, ऐसा हो सकता है कि अगर asset घट रहा है तो liability भी घट जाए। And last point हमारा दिया है, assets are to be shown in the balance sheet at the realizable value, no. ये हमेशा शो होती है cost value, जिसको हम लोग acquisition value भी कहते हैं, historical cost भी कहते हैं। तो स्टेटमेंट फॉल्स पूछा था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखो लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन में हमसे ट्रू पूछा है, कह रहा था बैलेंस ऑफ द गुड्स अकाउंट शोज द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन हैंड। जो हमारा बैलेंस होता है स्टॉक अकाउंट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंसिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स मस्ट बी डन एट द एंड ऑफ ईच डे। ऐसा तो नहीं होता, बैलेंसिंग तो हम लोग हमेशा साल के अंत में करते हैं। Assets which are to be remain in business for continuous use and not meant for conversion into cash are fixed asset। यही होता है ना, फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है एक ऐसा असेट जिसको आप अपने बिजनेस में लंबे समय के लिए यूज करने वाले हो। एंड बैलेंस शीट डिस्क्लोजेस इनकम पोजीशन ऑफ द बिजनेस, नो, ये क्या शो करता है? फाइनेंशियल पोजीशन। तो करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक, नेक्स्ट, द बैलेंस शीट गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन, नो। फाइनेंशियल पोजीशन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, profit earning capacity for a particular period, financial position as on a particular date। क्योंकि जब भी बैलेंस शीट बनती है तो एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है, as on, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट, which of the following accounts appears in the balance sheet of a business? स्टॉक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, क्लोजिंग स्टॉक शो करते हैं। स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ओपनिंग स्टॉक नहीं शो करते हैं। ड्रॉइंग्स को भी दिखाते हैं बैलेंस शीट में, प्रीपेड रेंट को भी दिखाते हैं, और इंटरेस्ट रिसीव बट नॉट येट अर्नड, हमने रिसीव किया है पर अभी अर्न नहीं किया है, तो सिंपली ये हो जाएगा अनअक्रूड। ठीक, तो ये सारी चीजें बैलेंस शीट में जाती हैं एक्सेप्ट पॉइंट 2। अब देखो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट दिया है, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, computers taken on hire by a business for a period of 12 months should be classified as current asset, intangible asset, deferred revenue expenditure, not an asset। यहाँ लिखा है कि कंप्यूटर्स टेकन ऑन हायर बाय अ बिजनेस फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। देखो सिर्फ 12 महीने के लिए है, तो यहाँ कोई एसेट की बात ही नहीं है। क्या हो जाएगा? हमारा खर्चा हो जाएगा, जो कि हम पीएल अकाउंट में दिखाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, नॉट एन एसेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंजिबल एसेट? ट्रेडमार्क है, फ्रेंचाइज है, सीक्रेट प्रॉफिट है,
बट अकाउंट रिसीवेबल मतलब क्या हो गया, डेटर्स, और ये हमारा करंट एसेट होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लायबिलिटी? प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारा क्या है, करंट असेट। ट्रेडमार्क, ये है फिक्स्ड असेट। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, ये बेसिकली हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये करंट लायबिलिटी है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इज शेयर कैपिटल अकाउंट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ अ बैलेंस शीट? देखो, ये पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, और इनफैक्ट अपने चैनल पे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस एंड अजम्पशंस से रिलेटेड बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। वो हमने बताया कि अगर हमारा बिजनेस है और हमने अपने बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उस केस में उसको कंपनी कैसे दिखाएगी, कैपिटल की तरह दिखाएगी, दैट इज लायबिलिटी साइड। क्यों? क्योंकि ये माना जाता है एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट की जो बिजनेस और ओनर है वो अलग अलग एंटिटी की तरह ट्रीट किया जाता है, सो दैट आप करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कर सको। तो ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? डेट्स इंक्लूडेड इन सन्ड्री डेटर्स विच आर डाउटफुल इन नेचर, uncalled liability on partly paid shares, claims against the company not acknowledged as debts, arrears of fixed cumulative dividend। ये तीन तो कंटेंजेंट लायबिलिटी है जिसको हम फुट नोट ऑफ बैलेंस शीट पे शो करते हैं, बट ये जो डेट्स है ये बेसिकली किसकी तरह ट्रीट किया जाता है? अगर हम लोग प्रोविजन बना रहे हैं तो वो हम लोग ट्रीट करते हैं एज करंट लायबिलिटी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट असेट्स ऑफ अ बिजनेस? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अगर आपने इनकम रिसीव की है एडवांस में तो सिंपली ये हो गया कि आपने अर्न नहीं किया बट आपने रिसीव कर लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? अक्रूड इनकम और अनअक्रूड इनकम। उसको हम बोलेंगे अनअक्रूड, मतलब एक ऐसी इनकम जो अभी तक आपने अर्न नहीं की फिर भी रिसीव कर ली। देन स्टॉक, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम। देखो, दोनों टर्म में डिफरेंस होता है, हम पहले बता दें कि एक तो हमारे पास होता है प्रीपेड और एक होता है अक्रूड। वैसे एक होता है आउटस्टैंडिंग और एक होता है अनअक्रूड। ठीक है, तो प्रीपेड मतलब तो सबको पता है कि आपने एडवांस में पे किया अभी तक, जैसे लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, आपने उसको 12 मंथ की जगह 13 मंथ के लिए पे कर दिया, तो आपने 1 मंथ के लिए एडवांस में पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग मतलब एक ऐसा खर्चा जो एक्चुअल में हो चुका है बट अभी तक आपने उसके लिए पेमेंट नहीं की। लेट्स से सैलरी 12 मंथ्स के लिए पे करनी थी बट आपने ओनली 11 मंथ्स का ही पे किया, तो जो 1 मंथ्स का रिमेनिंग है वो क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग। अच्छा, वैसे अक्रूड और अनअक्रूड ये जो दो टर्म है ना, इनकम के लिए यूज होता है। प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग किसके लिए होता है? फॉर एक्सपेंसेस। अक्रूड और अनअक्रूड यूज होता है फॉर इनकम। अक्रूड की बात करें, earned but not yet received। आपने अर्न कर लिया बट अभी तक आपको मिला नहीं। लेट्स से कमीशन, आपको 12 मंथ की कमीशन मिलनी थी, सिर्फ 11 मंथ की ही कमीशन मिली, तो जो 1 मंथ की आपको कमीशन नहीं मिली है वो हो जाएगी अक्रूड। और अनअक्रूड मतलब नॉट अर्नड बट रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे रेंट, आपको 13 मंथ का रेंट मिलना तो 12 मंथ का रेंट था ना, तो जो 1 मंथ का एडवांस मिल गया उसको हम क्या बोलेंगे? अनअक्रूड। तो प्लीज ये टर्म याद रखना कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग यूज होता है फॉर एक्सपेंसेस एंड अक्रूड एंड अनअक्रूड यूज होता है फॉर इनकम। तो यहाँ वही चीज पूछा था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस की, अगर आपको इनकम एडवांस में रिसीव हो गई तो वो अनअक्रूड होगा, और अनअक्रूड होगा तो वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज में जाएगा। वैसे आउटस्टैंडिंग कहाँ जाती है? लायबिलिटीज में, बट प्रीपेड और अक्रूड ये कहाँ जाएगा? एसेट में। प्रीपेड मतलब जो आपने एडवांस में पे कर दिया तो नो डाउट वो आपके लिए एसेट क्रिएट करा, और अक्रूड मतलब आपने अर्न कर लिया बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ, तो अगेन वो आपके लिए क्या हो जाएगा? असेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन छोड़ दो, ये करंट लायबिलिटी है, बाकी सारे ऑप्शंस क्या है? करंट असेट है। तो नो डाउट करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ अबव। क्लियर? नेक्स्ट, which of the following statement is true? Bad debt recovered account is transferred to sundry debtors account ना। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट हमेशा क्या होता है? मेरा बेनिफिट होता है, वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन बाय द परचेजर, ये सेलर के थ्रू ड्रॉन होता है। ट्रायल बैलेंस एस्टैब्लिशेस द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अ वेल मेंटेन्ड एसेट नीड नॉट बी डेप्रिशिएटेड, नहीं, सारे एसेट को आपको डेप्रिशिएट करना होता है एक्सेप्ट लैंड। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
Next, closing entries are generally passed at the time of opening new books of account, at the time of closing the accounts, during the course of accounting period or after certification of account. Closing entry है तो no doubt accounts की closing के time में ही पास होगी. Correct answer हो जाएगा B. Next, क्लोजिंग स्टॉक अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस. अगेन अगर ये विद इन ट्रायल बैलेंस है तो हम ये मानेंगे कि परचेजेस में ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका है एंड इसका सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट होगा इन बैलेंस शीट, और ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बैलेंस शीट ओनली. नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अकाउंट अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस. अगर डेप्रिसिएशन सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इसका एडजस्टमेंट हम कहां करेंगे? पीएल अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट अकाउंट शोन ऑन द लायबिलिटी साइड. अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ पीएल अकाउंट में दिखाते हैं टू डेप्रिसिएशन करके, और असेट में मान लिया जाता है कि ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड प्लांट, इसको हम कहां दिखाएंगे? ट्रेडिंग में, पीएल एप्रो में, पीएल में, बिंग नॉन ऑपरेटिंग आइटम इग्नोर्ड. अगर आपने प्रॉफिट किया है किस पे? सेल ऑफ ओल्ड प्लांट, तो ये एक तरह का अबनॉर्मल गेन है, और जो अबनॉर्मल गेन है उसको हम पीएल अकाउंट में दिखाते हैं. नेक्स्ट, कैरेज ऑन गुड्स परचेज्ड. अगर परचेज से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो उसको हम क्या मानते हैं बेटा? डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं, और डायरेक्ट एक्सपेंस को ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं. बट अगर सेल से रिलेटेड कोई खर्चा होता है दैट इज इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो उसको हम पीएल में दिखाते हैं. करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, which of these is not an operating income? Income from sale of trading goods, bad debts recovered, interest on FDs, none. ऑपरेटिंग इनकम की बात किया है तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ ट्रेडिंग गुड्स तो है, बैड डेट रिकवर्ड्स भी है, बट अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है एफडी से तो वो आपकी ऑपरेटिंग इनकम का पार्ट नहीं बनती है. करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, ABC holds an average inventory of 36,000 with an inventory turnover of 5 times. If the firm makes a gross profit of 25% on sales, find the total sales of the company. आपको कंपनी का क्या निकालना है? टोटल सेल्स निकालना है. अब क्वेश्चन में देखो हमारे पास जो जीपी दिया हुआ है वो दिया है 25% ऑन सेल्स, और क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में बताया है. देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में हम लोग न्यूमरेटर में नेट सेल्स भी लेते हैं एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी लेते हैं. ठीक है, तो यहां मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है? 5 टाइम्स. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दिया हुआ है, और हमारे पास जो एवरेज इन्वेंट्री है वो है 36,000. ठीक, क्योंकि देखो यहाँ पे एवरेज इन्वेंट्री लिखा भी है कि कॉस्ट प्राइस पे है. अब यहाँ अगर हम लोग सीओजीएस निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा 1,80,000. अब यहाँ देखो ये वही कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल्स पे है तो प्रॉफिट कॉस्ट पे कितना होगा. हमने पहले भी बताया कि सेल्स को हम यहाँ क्या मानेंगे? 100 मानेंगे. हमारा प्रॉफिट हो गया 25 और कॉस्ट कितनी हो गई? 75. अगर सेल पे निकालेंगे तो 25%, कॉस्ट पे निकालेंगे तो सीधे सीधे 1/3 हो जाएगा ना ऑफ प्रॉफिट, या फिर हम कह सकते हैं 33.33%. ठीक है, किस पे? ऑन कॉस्ट. कॉस्ट दी हुई है, इस पे सीधे सीधे अगर हम लोग 33.33% निकालेंगे तो 60,000 आएगा. ठीक, और क्वेश्चन में हमसे क्या मांगा था? टोटल सेल मांगा था. अगर हम इन दोनों को ऐड करते तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स, दैट इज 2,40,000 की हमारी आएगी सेल्स. ठीक, अब अगेन ये जो कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑन सेल्स वाला हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ अपने चैनल पर. बहुत जल्दी इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर देंगे, तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर से क्लियर कर लेना. नेक्स्ट, from the following detail, what will be the partners commission? Net profit before charging partners commission is 65,000. Partners commission at the rate 11% after charging such commission. देखो जब आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है ना तो हम लोग क्या करते हैं? 11 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 11. और अगर बिफोर चार्जिंग लिखा होता तो डायरेक्टली 11% कैलकुलेट कर लेते. यहाँ कैलकुलेट करो. जब आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू आएगी 6441. दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. ये ध्यान रखना यहाँ आफ्टर चार्जिंग लिखा है इसलिए हमने 100 प्लस 11 किया. यहाँ बिफोर चार्जिंग लिखा होता तो हम सीधे क्या कर देते? 65,000 मल्टीप्लाई बाय 11%. क्लियर? ये कॉन्सेप्ट वैसे हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है. अगेन देखो क्वेश्चन नंबर 277 में यही चीज पूछा है कि अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पार्टनर कमीशन गिवन है 65,000, पार्टनर का जो कमीशन है 11% है बिफोर चार्जिंग, तो जब आप 65,000 का 11% डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे ना तो वैल्यू आएगी 7150 जो कि ऑप्शन सी में दी है. क्लियर? अरेंजमेंट ऑफ बैलेंस शीट इन अ लॉजिकल ऑर्डर. ड्रेसिंग बैलेंस शीट, मार्शलिंग बैलेंस शीट, फॉर्मेटिंग बैलेंस शीट, मेकअप ऑफ बैलेंस शीट. अगर लॉजिकल ऑर्डर में दिया है तो उसको हम लोग कहते हैं मार्शलिंग बैलेंस शीट. नेक्स्ट,
Improper valuation of inventory affects profitability and financial position both. Yes, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाते हैं, अगर वो चीज करेक्ट नहीं होगी तो नो डाउट हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो करेक्ट नहीं आएगा. ग्रॉस प्रॉफिट इनकरेक्ट होगा तो नेट प्रॉफिट इनकरेक्ट होगा, एंड नेट प्रॉफिट इनकरेक्ट होगा तो नो डाउट हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल भी इफेक्ट होगा. एंड क्योंकि बैलेंस शीट में हम क्लोजिंग स्टॉक को भी दिखाते हैं एज करंट एसेट, इसीलिए अगर आपने इम्प्रॉपर वैल्यूएशन की इन्वेंट्री की तो वो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज फाइनेंशियल पोजीशन दोनों को अफेक्ट करता है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट, find the cost of goods sold if goods are sold for 2000 at 25% profit on cost. अब यहां देखो आपने गुड्स को बेचा कितने पे है, 2000 पे. ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 25% प्रॉफिट किस पे है बेटा, ऑन कॉस्ट. पर हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या है, सेल्स दिया है ना, तो पहले इस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं प्रॉफिट ऑन सेल्स पे. कैसे, देखो सबसे पहला स्टेप होता है कि जिस पे प्रॉफिट दिया है उसको आप अज्यूम कर लो कि वो 100 है, और सबको ये बात पता होगा कि जो फॉर्मूला है वो है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस. तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो उस पे 25% का प्रॉफिट दैट इज 25 रुपीज, तो हमारी सेल प्राइस कितनी हो गई, 125. अगर हम कॉस्ट को प्रॉफिट को अगर कॉस्ट पे निकालेंगे तो 25% आएगा, बट अगर सेल पे निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 20% ऑन सेल्स. ठीक, अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास सेल्स दिया हुआ है 2000, तो इसका 20% इज 400. ये 400 क्या हो गया बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया. सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दैट इज COGS, जो कि ऑप्शन ए में दिया है. करेक्ट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. जहां हमारे पास परचेजेस दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सेल्स दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है. बहुत ही इजी है क्वेश्चन. सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि सेल्स में से अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा COGS. हमारे पास सेल्स दिया हुआ है 2,20,000 और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 40,000, तो जो COGS है वो आ जाएगा 1,80,000. एंड COGS किसके बराबर होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक के. COGS हमने कैलकुलेट किया 1,80,000, ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो X मान लो, परचेजेस गिवन है 1,50,000 एंड सेल्स गिवन क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 30,000. ये 30,000 आप 1,80,000 की तरफ लाओगे तो ऐड हो जाएगा, दैट इज 2,10,000 माइनस 1,50,000 इज इक्वल टू X, और X इज इक्वल टू 60,000. तो जो हमारा ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, 60,000. क्लियर. नेक्स्ट, a bill of exchange is drawn on 1st April 2012 payable after 3 months. The due date of the bill is 3 months. यहां से कितना हो जाएगा, 1st April, 1st मई, 1st जून, 1st जुलाई. तो क्या हमारी मैच्योरिटी डेज 1st जुलाई 2012 होगी, नो. यहाँ पे हम 3 ग्रेस डेज हमेशा ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगी 4th जुलाई 2012. सॉरी, यहाँ पे 12 है, 2012, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में दिया है. 3 ग्रेस डेज का कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमेशा 3 ग्रेस डेज हम ऐड करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू. नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ द बिल ऑन द डेट ऑफ डिफॉल्ट. यस, अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो जिसके पास बिल होगा उसी को नोटिंग चार्जेस पे करना होता है. अ बिल कैन बी इंडोर्स्ड ओनली थ्राइस. ऐसा कुछ नहीं है आप इंडोर्समेंट मतलब A B को ट्रांसफर करा, B C को, C D को, वो कितनी बार भी ट्रांसफर हो सकता है. ऑन रिन्यूअल ऑफ बिल द ओल्ड बिल इज कैंसल्ड. यस, अगर आप बिल को रिन्यू कर रहे हो तो आपको पुराने बिल को कैंसिल करना पड़ता है. तो बी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी. नेक्स्ट, when bill discounted with the bank is dishonored, acceptance account is debited in the books of drawer, bills receivable account is credited, bank account is debited, bills payable account is debited. No, जब bill discounted with the बैंक से आपने बिल डिस्काउंट किया वो dishonored हो जाता है, तो जो एक्सेप्टर अकाउंट है उसको हम डेबिट करते हैं. अब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना बिल ऑफ एक्सचेंज का, इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं. ठीक है, जैसे इंडोर्समेंट से रिलेटेड है, डिसऑनर से रिलेटेड है, प्लस जब स्टार्टिंग में आपने बिल ड्रॉ किया वहां से लेके मैच्योरिटी पीरियड तक किस तरीके से आप उस बिल का ट्रीटमेंट करते हो, ये कॉन्सेप्ट भी हम लोगों को देखना है. और इस पे भी ना हम शॉर्ट वीडियोस पे पूरा सीरीज बना देंगे जहां ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर देंगे, तो कुछ भी आप लोगों को मगअप नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट, which of the following statement is are false? Accommodation bills are drawn for the benefit of drawer only. देखो होता क्या है ना कि जो accommodation bill होता है उसमें X और Y 2 पार्टीज होती हैं. नो डाउट एक बायर होगा एक सेलर होगा, बट एक्चुअली में वो लोग बायर सेलर नहीं होते हैं,
उनको क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक नाम का बिल ड्रॉ करते हैं और वहां दोनों पार्टीज को जरूरत होती है, इसलिए वो अकोमोडेशन बिल के कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। ठीक है, तो अकोमोडेशन बिल जो ड्रॉ होता है वो सिर्फ ड्रॉअर के बेनिफिट के लिए नहीं होता, दोनों के बेनिफिट के लिए होता है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, ये तो असेट है। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन नॉट बी ड्रॉन ऑन अ बैंकर, नहीं, वो बैंकर पे भी ड्रॉ किया जा सकता है। अब क्योंकि क्वेश्चन में पूछा था कि फॉल्स कौन सा स्टेटमेंट है, तो बोथ ए एंड सी अबव आर फॉल्स, दैट इज करेक्ट, आंसर हो जाएगा डी। In the books of the drawer, the accounting treatment involved on receipt of a bill of exchange duly accepted by the drawee is debit bills receivable account, debit drawee's account, credit drawee's account, credit sales account. अब देखो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉअर, जिसने बिल लिखा है, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन्वॉल्व ऑन रिसीट ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्यूली एक्सेप्टेड, जब बिल एक्सेप्ट हो जाता है ना तो एंट्री वो क्या करते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू ड्रॉई। ठीक, और यहां देखो ऑप्शन ए और थर्ड करेक्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द नोटिंग चार्जेस लेविड ऑन डिसऑनर ऑफ एन इंडोर्स्ड बिल बाय द नोटरी पब्लिक। अभी हमने ऊपर बताया कि ये कौन पे करता है, नोटिंग चार्जेस कौन पे करता है, अल्टीमेटली द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसऑनर, जिसकी वजह से डिसऑनर हुआ उसी को पे करना होता है। नेक्स्ट, the drawer of a trade bill passes relevant entries with regard to the transaction involved in it, but in case of an accommodation bill, he passes an entry in addition to the usual entries. The additional entry so passed is with respect to discounting of the bill, payment of the bill, remitting or receiving the amount, sending the bill to bank for collection. जो आप एडिशनल एंट्री करते हो ना, वो करते हो फॉर रिमिटिंग और रिसीविंग द अमाउंट। अगेन ये पूरा कॉन्सेप्ट अगर अपने को पता है तो बहुत आराम से ये चीज हम कनेक्ट कर पाएंगे, अदरवाइज हम अगर पूरा कॉन्सेप्ट बताने बैठेंगे ना तो नो डाउट ये बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसीलिए हम कोशिश ये करेंगे कि छोटे छोटे टॉपिक्स को हम अपने शॉर्ट वीडियोस में जरूर अपलोड करें। नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज जर्नल एंट्री नॉट पास्ड इन द बुक्स ऑफ द ड्रॉअर? व्हेन अ बिल डिस्काउंटेड, when a discounted bill is honored by the drawee on the due date, when a bill is sent to bank for collection, when a bill is renewed at the request of the drawee, when a debtor accepts a bill drawn by the drawer. लास्ट तीन कंडीशन में तो जर्नल एंट्री होती है, बट पहले कंडीशन में देखो लिखा है व्हेन अ डिस्काउंटेड बिल इज ऑनर्ड बाय द ड्रॉअर ऑन द ड्यू डेट। मैच्योरिटी डेट पे अगर वो ऑनर हो गया तो यहाँ पे आपको कोई भी जर्नल एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट, which of the following is not a feature of a promissory note? It must be in writing, it contains an unconditional promise, it is payable to the bearer, it must be signed by the maker. It is payable to the bearer, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो bearer को ही पे किया जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि लास्ट तक जो उसको होल्ड करके रखा है उसको पे करना होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी कि ये फीचर नहीं है किसका, प्रोमिसरी नोट का। नेक्स्ट, हाउ मेनी पार्टीज आर जनरली फाउंड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज? सबको पता है तीन पार्टी होती है, ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। नेक्स्ट, X draws a bill of exchange on Y for rupees 10,000 on 1/1/2013 for again 3 months. तो ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 1/1 है तो 1/2, 1/3, 1/4, दैट इज 4/4, क्योंकि 3 दिन का आप ग्रेस डेज ऐड करोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, व्हेन अ बिल रिसीवेबल इज इंडोर्स्ड बाय द ड्रॉअर, व्हाट एंट्री इज पास्ड बाय द ड्रॉई? अगर बिल रिसीवेबल ड्रॉअर इंडोर्स्ड कर रहा है तो वो अपनी बुक्स में एंट्री करेगा कि उसने किसको ट्रांसफर किया, बट ड्रॉई को इसके लिए कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं होती। When a bill receivable is discounted, what entry is passed by the drawee? Again, अगर bill receivable discounted हो रहा है, वो बिल किसके पास है, ड्रॉअर के पास है, उसने बैंक से डिस्काउंट कराया तो वो अपने बुक्स में एंट्री डालेगा, बट ड्रॉई अपने बुक्स में कोई एंट्री नहीं डालेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटली बॉर्न बाय, नोटिंग चार्जेस अल्टीमेटली कौन पे करता है, ड्रॉई पे करता है। सिंपली होता क्या है ना कि जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसऑनर हो रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो नोटिंग चार्जेस वो पे करेगा जिसके पास बिल है, बट बाद में वो ड्रॉई से रिकवर कर लेता है। क्लियर? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वाज एनैक्टेड इन 1881, ये भी पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, which of these is not an essential feature of a bill of exchange? Unconditional certainty of amount, in writing, amount to be paid in foreign currency, ऐसा तो कोई रूल नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। A foreign bill of exchange is generally drawn up, ये 3 कॉपी में आप ड्रॉ करते हो जो फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ट्रिपलेट और ट्रिप्लिकेट। नेक्स्ट, which of these are not required in a promissory note? Acceptance, unconditional promise to pay, properly stamped, payment to be made legal currency. बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस चाहिए बट प्रोमिसरी नोट में नहीं चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा ए। Accommodation bills are generally for genuine trade reasons,
फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू हेल्प ऑगमेंट मनी सप्लाई, ऑल द थ्री। ये देखो हमने ऊपर भी बताया है कि जब आपको म्यूचुअली दो लोगों को पैसे की जरूरत होती है तो वो दोनों लोग मिल करके एक बिल ड्रॉ करते हैं, जिसमें वो जेन्युइन ट्रांजैक्शन तो नहीं करते हैं, वो सिंपली क्या करते हैं, बिल की हेल्प से पैसे जनरेट करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल अकोमोडेशन, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट,